हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर फाउंडेशन क्लासेस। और हम लोग जो कि तैयारी करा रहे हैं क्लास 10th के लिए इंग्लिश का, जो कि फर्स्ट क्लास है। टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं 20 और उसमें कुछ ट्रांसलेशन भी रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ समझते हुए चलेंगे डिटेल बाय डिटेल। ठीक है, तो क्लास को शुरू करेंगे। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और हमेशा यही टाइम रहेगा। बाद में जब इसको देखा जाएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल तो ये 5 बजे तक टाइम चल रहा है। अपना यूट्यूब जो चैनल है फ्यूचर फाउंडेशन क्लासेस पे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार, आप लोग के लिए नया टीचर, जो कि अभी चंद्री सर पढ़ा रहे थे और एक सर थे हिंदी पढ़ रहे थे, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, सारा का सारा चीज़ पढ़ रहे थे। हम लोग लेके आए हैं टॉप MCQ 20 लेके क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि यूपी बोर्ड में अक्सर ये पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ही इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और 2 ट्रांसलेशन में रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन MCQ में देता है। वैसे तो 2 आप लोग को पैसेज आएगा, एक तो अनसीन पैसेज पे 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 अनसीन पैसेज रहेगा। उसमें पोइट्री भी आ सकता है, तो आप जो कर सकते हैं उसमें। फिर उसमें कुछ ग्रामर का रहेगा, टेंस रहेगा, जहाँ तक मैंने सिलेबस देखा है। ठीक है, यूपी बोर्ड का और CBSE बोर्ड का दोनों का जो कि होता है बहुत ही सेम होता है, लेकिन जो पैटर्न क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है उसमें बड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि CBSE बोर्ड वाले में MCQ नहीं देता है, यूपी बोर्ड में MCQ देता है, लेकिन अनसीन पैसेज दोनों में रहेगा। तो CBSE बोर्ड वालों के लिए भी उतना ही ये फायदेमंद रहेगा जितना कि यूपी बोर्ड वालों के लिए है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो ये फायर एंड आइस आप लोग पढ़े हो, जो कि दुनिया में जो भी डिजायर्स होने वाली प्रॉब्लम होती है, ये कितना खतरनाक होता है। फायर एंड आइस ये इमेजिनरी पोएम है, किसी दूसरी चीज़ को इसमें कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो इस पोएम को किसने लिखा है, कौन है? तो ये लिखे हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन ऑथर है, आप लोग देख सकते हैं। ये तो होंगे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये दूसरे यहाँ के हैं, ये लोग दूसरा लेसन लिखे हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन, जिनको फायर एंड आइस उन्होंने लिखा है, माउंटेन अराइवल लिखे हैं, कई सारे क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। एक उनका पोएम था द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट करके। ठीक है, ये अमेरिका का रहने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया पोएम लिखते हैं। डोमेस्टिक कहानियों पे इनके जो पोएम होते हैं डिपेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं घरेलू मामले के बारे में लिखते हैं, परिवार में क्या घट रहा है, लोगों की लाइफ में मोटिवेशन क्या है, सोसाइटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑथर का फोकस रहता है उसी चीज़ पे। ठीक है, इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्या कह रहा है कि द टाउन वाज ... फ्रॉम वलीज विलेज। अब ये क्वेश्चन है, वली वाला जो चैप्टर था, मैडम राइड द बस। ठीक है, उस कहानी में क्या होता है कि जो बल्ली रहती है दिन भर बैठी रहती है घर में, अपने टाइम पास करती है दरवाजे पे आ करके। तो उसी से चैप्टर से क्वेश्चन है, क्या कितना मेहनत करती है, क्या प्रॉब्लम करती है, कैसे पैसा इकट्ठा करके कैसे जाती है, बस को घूम के आती है, पूरे शहर का चक्कर लगा करती है, कैसे उसका जो थॉट सोचने का जो व्यू है, थॉट प्रोसेस है, उसका कैसे चेंज हो जाता है जब उधर से रिटर्न होती है। तो ये पूछा कितने मील दूर था जो उसका शहर था, कितने मील दूर था। तो 10 मील्स नहीं था, 6 माइल्स अवे। आप लोग पढ़े होंगे बीच पैराग्राफ में। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये 6 माइल्स अवे हो जाएगा, यानी कि 6 मील दूर थी। वो सोचती है कि कैसे बस राइड करे। तो जब बात करते हैं शहर के बारे में, तो उनसे जानकारी इकट्ठा करती है, फिर पैसा इकट्ठा करती है, मेला नहीं देखने जाती है, सामान परचेज नहीं करती है, झूले पे नहीं जाती है। फिर वहाँ से आकर के पैसा इकट्ठा करके फिर एक दिन अपने से ही, बिना घर के परमिशन से, बिना मम्मी के परमिशन से, क्योंकि दोपहर का जो टाइम होता है उसकी मम्मी उस टाइम सो जाती थी, तो पैसा बचा करके बिना पूछे घर से निकल जाती है और वहाँ पे बस राइड करके आती है। और आने के बाद उसे वास्तविकता और जो दुनिया का जो वास्तविकता है उसे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग समझ लिए हैं। पहला का जो हु इज द ऑथर ऑफ द फायर एंड आइस, ये बहुत ईजी क्वेश्चन दे देता है एक नंबर में, आप लोग कर सकते रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा का जो होगा तो 6 माइल्स अवे था। अब इसको तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ी, पहला चैप्टर है।
तीसरा क्वेश्चन जो है ये पहले लेसन का है। वाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द मनी इन द लेटर बॉक्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो भैया वो जो पैसा देखा है तो उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ, उससे कोई अचंभा नहीं हुआ। क्या रीजन हो सकता है? तो भाई आप किसी से पैसा मांगे 10 रुपया और 10 रुपया देगा, तो आपको कोई इसमें ताज्जुब की थोड़ी बात है। ताज्जुब की बात तो तब होगी जो आपको उम्मीद से ज़्यादा पैसा दे, तब आप चौंक जाएंगे। लेकिन उसको पैसा मांगा था, जाहिर सी बात है भगवान पे उसका विश्वास था, तो पता है कि पैसा मांगा हूँ तो मिलेगा ही, तो इसलिए ये सोच के वो क्या हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वजह से सरप्राइज नहीं हुआ। क्या उसका भगवान में विश्वास था, या फेथ इन पोस्टमैन, या पोस्टमैन पर उसको विश्वास था? नहीं। फेथ इन द पोस्ट ऑफिस इट इसमें भी नहीं था, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, उसको भगवान पर बहुत भरोसा था। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन बनेगा तीसरा का आंसर हो जाएगा हमारा पहला करेक्ट आंसर। इसका स्टोरी आप लोगों को पता है, कभी टाइम मिलेगा तो इसका पूरा लेसन का हम लेके आ जाएंगे वीडियो डिटेल में, एकदम क्रिस्पी नोट करके। एग्जाम के व्यू से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो टॉपिक है, थीम है, 2-3 क्वेश्चन इसमें बता देंगे, सारा का सारा इसमें सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत ईजी लग रहा है। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। उसको कितना पैसा मिला था? पैसा मांगा था उसने 100 पीसोस, लेकिन मिला कितने था? तो भैया मिला था, इसमें देख सकते हो 70 पीसोस। पीसो जो है जिस कंट्री का ये राइटर है GL फ्रेंड्स, वो हमारे यहाँ रुपया होता है, वहाँ पे पीसोज होता है। तो सपोज मान के चलो 70 रुपया, तो मांगे थे उन्होंने 100, मिला कितना था? 70। अभी कितने कम हो रहे थे? 30 कम हो रहा था। तो ये जो वहाँ के स्टाफ थे, वहाँ के पोस्ट ऑफिस वाले, पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर थे, वो अपने सैलरी से डोनेट करके उसको दिए। जो हेडमास्टर था वहाँ का, जो पोस्ट ऑफिस का है, उसको दिए। जो पोस्टमैन था उनका जो बॉस था, तो वो अपने सैलरी से हाफ ऑफ द सैलरी, अपने सैलरी से आधा और बाकी से कट करके टोटल इकट्ठा किया तो 70 पीसोज हुआ बनली। बाकी 30 पैसे कम होते। सोच रहे कि चलो जितना ही भेजा जाएगा उतना क्या किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा। तो यहाँ पे 70 पीसेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। उसका घर कहाँ पे स्थित है? तो इसका भी बता देते हैं। इसको पहले तो ऊपर करेंगे हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। उसका घर कहाँ पे स्थित था? तो भैया बहुत बच्चे इसको बता देंगे। बॉटम ऑफ द हिल्स, ये तो बिल्कुल गलत है। टॉप ऑफ द हिल, ये सही है। टॉप ऑफ द प्लेटू, पठार उठार वहाँ पे था नहीं, सिटी वहाँ पे कोई था नहीं। तो हमारा आंसर जो बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा टॉप ऑफ ए हिल, क्योंकि उसका जो पहाड़ी के घर था, जो पहाड़ी था उसके ऊपर उसका घर था, सारा चीज़ वहीं से देखता था। वहाँ पे जो भी फसल थे सब वहाँ से देखते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छठवा, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। ये तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला का चैप्टर है। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस तो भारत का है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था बाद में चल के, वो प्रेसिडेंट भी बने थे। बड़ी सी स्पीच दी थी, उसी स्पीच को डिनोट करके, उसी स्पीच को कोट करके लेसन आप लोगों के बना है। और नेशनल अफ्रीकन पार्टी ये तो था नहीं, ही डिड नॉट ज्वाइन इन पार्टी, न ज्वाइन किया, तो ये वाली पार्टी ज्वाइन किया था नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस, क्योंकि इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सातवां क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज गौतमी बुद्धाज अर्ली नेम। गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, उनका जो शुरुआती का नाम था तो सभी लोगों को पता है। ये सीधा साधु तो होगा नहीं, सिद्धार्थ उनका नाम था, ये भी हो सकता है। लेकिन जो लेट हो जाते हैं उनके नाम के बाद ए लगा जाता है। जैसे कि रामायण लिखा जाता है तो उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं रामायणा लिखते हैं, महाभारत को महाभारता लिखते हैं, तो इसे सिद्धार्थ को सिद्धार्था हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग का ये ऑप्शन नंबर तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पे कौन बैठा था? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये पैरट का कोई कहानी का है नहीं, छोटा सा पोएम है। स्पैरो है नहीं, पिजन है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रो हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, यहीं बैठा था। ज़्यादा जूम हो गया है तो इसको ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड में प्रॉब्लम। ठीक है।
तो ये हमारे आंसर हो गया क्रो। कौवा ही बैठा था, उस क्या करता है, कभी जाता है, उसका मूड चेंज रहता है, तो रास्ते में जाता है। कौवा जो हेमलॉक ट्री पे बैठा होता है, हेमलॉक ट्री मतलब उस देश कंट्री का जो भी सबसे जो पॉइजनस ट्री होता है, जिस पौधे में जहर होता है, हमारे यहाँ धतूरे का पेड़ माना जाता है, उसमें जहर होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो ऐसा पेड़ पे बैठा रहता है, उस पर अपने पंखों को हिलाता है या कुछ शूक करता है, तो उसका जो मूड हो जाता है, स्टेट ऑफ माइंड उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कौवा बैठा रहता है। कौवा को भारतीय परंपरा में निगेटिविटी का प्रतीक माना गया है। तो अभी एक पोएम क्या है, इसमें कंपेयर किया गया है कौवे को, यहाँ पे निगेटिव एनर्जी या निगेटिव थॉट से माना जाता है इंडिया में, भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि हु वाज ट्रिकी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी कौन था। तो ये ट्रिकी कौन था, तो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर से है। इसमें कैट तो था नहीं, मंकी तो उसमें था नहीं, एक डॉग था। ठीक है, जो बड़ी मालकिन थी मिसेस पम्फ्री, उन्हीं का ये डॉग था जिसका नाम था ट्रिकी, जिसको एक उसको बीमारी हो जाती है क्योंकि इतना खाता पीता है, एक्टिव नहीं रहता है, ना ही कोई जिम करता है, ना ही कोई उसको कोई वक्त पे लेके जाता है। एक्सरसाइज नहीं होने के कारण उसके बॉडी में अत्यधिक एक्सट्रीमली फैट हो जाता है, इस वजह से वो बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर बिना किसी चीड़ फाड़ का, बिना किसी सर्जरी का उसको सही कर देता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, डॉग होगा। एक एक चीज़ समझते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन का ही है जो आ चुका है। जाहिर सी बात है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है, तो इसको आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन पर टर्न करते हैं। इसका ऑप्शन नीचे रह जा रहा है ना, दूसरा वाला पेज का। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे छूट गया है, तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, वो हरी सिंह जो था, जो चोर था, वो अनिल से क्या चाहता था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्क तो चाहिए नहीं क्योंकि वो चोर था, तो काम से मतलब नहीं, मनी। और ईटेबल्स, ईटेबल्स में होता है खाना पीना, यानी कि खाना मांगना, खाना पीना यानी खाने की चीज़ें। तो ये तो उसको चाहिए नहीं, मेन उसका मोटिव था पैसा, तो उससे पैसा चाहता था। ठीक है, क्योंकि उसे खाना ही मिलता था, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं लालच थी पैसे की। और आप लोग जानते ही कहानी में कि जब उसे मौका मिलता है तो पैसा चुरा के कैसे भागता है लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए, बट पकड़ नहीं पाता है। सॉरी, राजधानी एक्सप्रेस, तो कोई एक्सप्रेस है जो इंडिया के लोकल ट्रेनों का नाम था, उसमें याद नहीं आ रहा है। तो हमें उसको चाहिए था, चोर को मनी चाहिए था, कहाँ से चाहिए था, तो अनिल जो उसका था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसका ऑप्शन एक नीचे है, बट कोई बात नहीं, इसका हमारा आंसर इसी में था, तो हम लोग आंसर इसको दे दिए। अब इसका नेक्स्ट पेज, एक मिनट, आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक है सर, देखिए तो परफेक्ट, धीरे धीरे आ जाएगा, इसमें टाइम नहीं रहेगा। ग्यारहवां नंबर का क्वेश्चन, ग्रिफिन वाज ऑफन। जो भैया जो ग्रिफिन था वो एक्टर तो था नहीं, शॉपकीपर तो बिल्कुल नहीं था, लैंडलॉर्ड कहीं का मकान मालिक नहीं था, तो वो था क्या, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट था क्योंकि उसमें साइंटिस्ट बनता था, एक ऐसी दवा का खोज कर रहा था जो कि उसको यूज करते ही जो इंसान क्या हो जाए, इनविजिबल हो जाए। ठीक है, तो वाकई वो उसका दवा काम कर जाता है, बहुत प्रयोगों के बाद सफल हो जाता है, और वो खुद ही दवाई अपने ऊपर खा करके प्रयोग करता है, सफल हो जाता है, और बाद में इलीगल वर्क करने लगता है, गैर कानूनी काम करता है, जो कि बाद में कोई इसे पकड़ भी नहीं पाता है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, ग्रिफिन वाज ऑफन साइंटिस्ट, तो ये क्या था, वो साइंटिस्ट था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ब्राइट मेकिंग
ऑफ मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। 12वां क्वेश्चन, इब्राइट वाज बोर्न इन। तो इब्राइट कहाँ पे पैदा हुआ था? लंदन। ऑक्सफोर्ड में होगा नहीं, रीडिंग होगा नहीं, लिवरपूल ये सिटी का नाम है लेकिन देश का नाम है लंदन। तो लंदन में पैदा हुआ था। अब आते हैं 13वां क्वेश्चन पे। इब्राइट वाला कहानी आप लोग पढ़े हैं, हालांकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो ज़्यादा कहानी पे मूव ना करके हम लोग क्वेश्चन पे डिपेंड कर क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। तेरहवां क्वेश्चन, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था? इसको थोड़ा सा नीचे किया जाए, ठीक है सर। तो 13वां क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी, अपने ऑर्डर में आ जाएंगी। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का जो रियल नेम था वो क्या था? भोली की 4 बहन थी। भोली क्या थी? सबसे छोटी थी। तो प्रिया तो था नहीं, गीता नहीं था, सुलेखा था उसका नाम। तो हमारा जो आंसर बनेगा सुलेखा था। भोली बहुत ही ब्रेव लड़की थी। पहले तो स्टैमरिंग करती लेकिन बाद में जब उसे एजुकेशन मिला, टीचर्स का सपोर्ट मिला, मोटिवेशन मिला तो क्या की लाइफ में अपने ग्रो की और फाइनल अपने शादी के दिन एक बहुत ही हार्ड डिसीजन लेती है अपने लाइफ के बारे में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो भी इसका थ्योरी होगा डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल में हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है, सुलेखा नाम था उसका, सीता तो बिल्कुल नहीं, रामायण में सीता थी। 14वां क्वेश्चन है, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डिफेस्ट ग्रीफ द टोन ऑफ द स्पीकर। अब यहाँ का मतलब पूछ रहे हैं कि भैया हमारे दुखों को और गहरा मत करिए, हमारे दुखों के बारे में या हमारे दुखों को दोबारा याद मत दिलाइए। लाइफ में बहुत वो गया था। डी इल्यूजन माने होगा नहीं, भ्रमित वाला, स्केप्चल से होगा नहीं। आयरोनिक विडंबना होता है। सोलेम माने शांति, यहाँ पे शांति करुणा की भाव आती है तो सोलेम कहते हैं उसको। ये इसमें एन साइलेंट है, ठीक है। तो ये हमारा ये 14वां का किस्सा गौतमी से रिलेटेड ये चैप्टर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। पंद्रहवां क्वेश्चन, द वर्ड रेज मीन्स, कुछ लोग इसको रेग कहते हैं लेकिन रेज मतलब होता है एंगर, क्रोध, गुस्सा। तो भैया ये टाइगर इन द जू उस चैप्टर से है जो कि बहुत ईजी है। तो रेज मतलब गुस्सा होता है तो गेटअप तो होगा नहीं। रेज मतलब होता है निकलना उठना, एंगर मतलब होता है क्रोध। तो ये हम लोग का हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स पूछ दिया है, ठीक है। ये तो होगा नहीं बिल्कुल। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। 16वां क्वेश्चन कर रहे कि हेयर मैंने यहाँ पे इन द पोयम ही रिफर्स टू। तो ये चैप्टर है, इसमें पूरा पोयम का नाम नहीं है, टाइगर इन द जू, यानी कि पिंजड़े का जो टाइगर बाघ होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे हेयर पोयम में, इस पोयम में क्या डिनोट कर रहा है? ही। तो ही हमारा किसके लिए कर रहा है? पोएट के लिए नहीं कर रहा है, ये टाइगर के लिए कर रहा है, टाइगर के लिए ही कर रहा है, ठीक है। क्योंकि टाइगर के बारे में बात हो रही है पूरे पोयम में, तो ही मतलब है टाइगर, पोएट का मतलब नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, 17वां क्वेश्चन। इसको एडजस्ट करने में, तो 17वां क्वेश्चन देखते हैं। द आईज ऑफ द टाइगर लुकिंग, द आईज ऑफ द टाइगर वाज लुकिंग, कैसा दिख रहा था? ये क्वेश्चन आया था, हाफ ही प्रिंट हुआ है। रेड ब्राइट सैड नॉन ऑफ दीज, तो उसकी आंखें कैसी थी? एकदम ब्राइट, बड़ी चमकीली चमकीली थी। रेड मैंने लाल नहीं थी, चमकीली थी। सैड मतलब होता है उदासी, तो हम लोग का आंसर बन जाएगा ब्राइट। क्योंकि जो पिंजरे वाला शेर होता है, सॉरी पिंजरे वाला जो टाइगर होता है, बाघ होता है, वो एकदम शांत रहता है, वो चाह के भी गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी के कैद में है, उसे हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं, कंक्रीट सेल में उसको बंद कर दिए। तो इसलिए क्या करेगा, वो शांति से लोगों को इग्नोर करेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। 18वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु पासेज नियर द वाटर होल, ठीक है। उसी चैप्टर का है कि जो पानी यहाँ से झरना मिलता है, जहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं,
वहाँ पे कौन आता है? तो कौन आएगा? डियर, हिरन आएगा, टाइगर आएगा, रैट आएगा और स्क्वायरल आएगा। पोएम में तो ये डियर के बारे में बात किया गया है, ठीक है। डियर आते हैं पानी पीने और जो टाइगर होता है वो फिराक में रहता है, घास में छुप करके, जैसे ही पानी पे आएंगे उसको अटैक करके अपना शिकार बना लेगा, ठीक है। तो इसमें डियर पानी पीने आता है वहाँ पे। और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे रन करेंगे, मूव करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये लो भैया, क्वेश्चन नंबर 19वां। द टाइगर वाज इन, जो टाइगर था वो कहाँ पे था? तो जंगल में तो था नहीं, क्योंकि जो चैप्टर है उसका नाम ही है टाइगर इन द जू। कंक्रीट सेल में था, यानी कि लोहे की सलाखों के पीछे। केव मने होता है गुफा, इसमें तो बिल्कुल नहीं था, इसमें था नहीं, तो हमारा जो आंसर बनेगा। और कंक्रीट सेल मतलब सीमेंट की जो दीवार होती है, जो सलाखें होती है जिसमें जानवर को रखा जाता है लोहे से चारों तरफ से कैद करके, उसी में था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है सर? बीसवां नंबर का क्वेश्चन, जो कि अभी दो पैसेज है, इसको ट्रांसलेट करना है। ये भी आता है पेपर में, 4 नंबर या 3 नंबर का आता है, दो दिया रहेगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ बेलिंडास लिटिल ब्लैक किटन, जो काले कलर का जो बिल्ली का बच्चा था, किटन था, उसका नाम क्या था? तो ब्लिंक तो था नहीं, ये तो माउस का नाम था, ठीक है। कस्टर्ड था ड्रैगन का नाम, ये था डॉग का नाम था। और इंक था हमारा किसका नाम? कीटन का नाम था भैया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा इंक। ब्लिंक ग्रे माउस का नाम था। अब हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम लोग ट्रांसलेशन को करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा जगह पहले बना लेते हैं, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन बनेगा तो, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम लोग आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन नंबर 1, इसको सेट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का जो ट्रांसलेशन है इसको करेंगे इंग्लिश में, ध्यान से, क्योंकि ट्रांसलेशन जो होता है सभी टेंसों का निचोड़ होता है, उसमें हर एक टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट से लेकर के एकदम फ्यूचर तक। करे कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, यहाँ पे करता रहेगा, पहले इसको सही करते हैं। वह कभी भी किसी को, ठीक है, कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी सच्ची सुख और शांति का स्रोत है उसके लिए, ये है उसके लिए। ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है और ईमानदारी व्यक्ति समाज में क्या होता है? सम्मानित होता है, ठीक है। टाइपिंग में हिंदी थोड़ी सी इधर हो गई है, बट इंग्लिश का ट्रांसलेशन वो सही होगा। तो आइए इसको ट्रांसलेशन करते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। कैसे करेंगे? एक ईमानदार व्यक्ति, ये तो बिल्कुल प्रेजेंट है, अनुसरण करता है तातेती में, तो लिखोगे यहाँ से आप लोग एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा, अनुसरण करने का हो जाता है फॉलो, तो सिंगुलर है तो हम लोग कर लेंगे यहाँ पे फॉलोज, ठीक है, FOLLOWS, फॉलोज द पाथ ऑफ, क्या चीज का? तो न्याय और सच्चाई का। तो न्याय का हो जाएगा फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। नेक्स्ट वाला, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, ये तो बहुत ईजी है, तो सिंपल से यहाँ से आप लोग कर लोगे, ही डज नॉट चीट
एनी वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली जो लाइन करिए, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। फॉर हिम ऑनेस्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये फॉर हिम लास्ट में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, आपके लिखने के हिसाब से। फॉर हिम ऑनेस्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिसी, यहाँ पे थिंक कर लोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे उत्तम नीति है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे पॉलिसी माने नीति, दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सी लाइन बची है? लास्ट लाइन तो यहाँ पे भी हो जाएगा। ईमानदार व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है, तो इसको तो बहुत ईजी तरीके से आप कर लोगे, सारा प्रेजेंट में है तो लिखोगे एंड ऑनेस्ट पर्सन सम्मानित होता है, इज रिस्पेक्टेड, पैसिव में है। एन ऑनेस्ट पर्सन इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। यहाँ पे ऑलवेज लगा सकते हैं, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, उनका सम्मानित होता है, सम्मानित किया जाता है। बात एक ही, पैसिव में हमेशा रहेगा। पैसिव का रूल होता है भीतरी लगता है। ठीक है, एन ऑनेस्ट पर्सन इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं फेयर में, फिर इसके हम लोग सेकंड वाले का ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, आपको लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा बाद में। अब हम लोग ट्रांसलेशन में जो 22 का है इसको करते हैं। ये भी आया था पेपर में। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, सिंपल है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे प्रयागराज इज ए फेमस, FAMOUS, फेमस सिटी। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसका हो जाएगा इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस। उम्मीद है कि सब लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से, हालांकि मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। संगम का अंग्रेजी लिख सकते हैं आप लोग, कॉन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो हेयर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। ठीक है, यहाँ का एक और अंग्रेजी संगम का लिख सकते हैं। संगम मतलब जहाँ पे दो नदियाँ आपस में आके मिलती हैं, या तो लिख सकते हैं इसको आप मतलब मैचिंग पॉइंट, मिलने का स्थान हो भी सकता है। कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम। अगला लाइन कह रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। हेयर इज द, उच्च न्यायालय को कहते हैं हम लोग हाई कोर्ट। हेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश या यूपी लिख सकते हो कैपिटल में। यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है, इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे बना दे रहे हैं। यह एक स्वच्छ और सुंदर है, ब्यूटीफुल और साफ सुथरा।
दिस इज ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। दिस इज ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। यह बहुत स्वच्छ है और सुंदर शहर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का आज का सेशन समाप्त। मिलते हैं कल के वीडियो में। जो भी क्लास कैसी लगी कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। कमेंट का